नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कोलकाता बेस्ड एक कंपनी की। ये कंपनी जो है, ये स्टील कंपनियों की बैकबोन है, स्टील कंपनियों की जान है। अगर ये कंपनी अपने उत्पाद स्टील कंपनियों को नहीं बेचे, नहीं सप्लाई करे, तो स्टील का उत्पादन संभव ही नहीं है। और इस कंपनी का नाम है वेसुवियस इंडिया। और पहले हमेशा की तरह कंपनी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कंपनी की जो स्थापना हुई वो 1991 में हुई। वेसुवियस इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। और उस समय इस कंपनी का जो नाम था वो वेसुवियस रिफ्रैक्टरीज था। और बाद में 1992 में, यानी एक ही साल बाद, स्थापना के एक साल बाद ही इस कंपनी का नाम बदलकर वेसुवियस इंडिया कर दिया गया। अब ये जो कंपनी है, इसकी प्रमोटर जो है एक यूके बेस्ड वेसुवियस ग्रुप है। यूके बेस्ड जो इनका प्रमोटर है वो वेसुवियस ग्रुप है। और जो ये वेसुवियस ग्रुप है, ये 2/3 मार्केट शेयर रखता है किसमें? वर्ल्ड के कास्टिंग रिफ्रैक्टरी मार्केट में, कंटिन्यूस कास्टिंग रिफ्रैक्टरी मार्केट में। अब इस चीज़ का क्या मतलब होता है वो वीडियो के आगे अगले हिस्से में हम समझेंगे। तो इसके बिजनेस सेगमेंट की अगर बात करें, वेसुवियस इंडिया के जो बिजनेस सेगमेंट की बात करें, तो 3 इनके बिजनेस सेगमेंट हैं। पहला है फ्लो कंट्रोल सेगमेंट, दूसरा है एडवांस रिफ्रैक्टरीज, और जो तीसरा है वो है फाउंड्री सॉल्यूशंस। एक एक करके इनको समझते हैं। इनका जो डिवीजन है, यानी कितना रेवेन्यू कहाँ किस सेगमेंट से आता है, वो कंपनी स्पेसिफाई नहीं करती है। इसलिए जो पहला सेगमेंट है उसको स्टडी करते हैं फ्लो कंट्रोल सेगमेंट से। तो देखिए, जो फ्लो कंट्रोल सेगमेंट का क्या मतलब हुआ। फ्लो कंट्रोल, पहली बात तो किसी बहाव को रोकना या उसको कंट्रोल करना। तो ये बेसिकली इंडस्ट्रियल जो स्टील मेकिंग इंडस्ट्री है उसको अपना माल सप्लाई करते हैं। तो उसमें स्टील इंडस्ट्री में जो कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस होती है, वहाँ पर ये अपने फ्लो कंट्रोल इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। अब पहली चीज़ कंटिन्यूस कास्टिंग, उसको समझते हैं कंटिन्यूस कास्टिंग क्या होती है। देखिए, कास्टिंग के बारे में हम हमारे वीडियोस में पहले बता चुके हैं। पिछले वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कास्टिंग क्या होती है। कास्टिंग का मतलब ढलाई, ढलाई का मतलब ये एक मेटल को पिघलाकर एक सांचे में डाला जाता है, और सांचे में डालने के बाद वो जो ठंडा होने पर वो मेटल सांचे का रूप ले लेता है। इस चीज़ को कास्टिंग बोलते हैं। और जहाँ ये प्रोसेस होती है उसको फाउंड्री बोलते हैं। कंटिन्यूस कास्टिंग क्या होती है? कंटिन्यूस कास्टिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है। अगर सिंगल प्रोडक्ट आपको बनाना है, एक प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है, एक बार एक प्रोडक्ट बनाना है, तो आप एक बार उस मोल्टन मेटल को उस सांचे में डालेंगे, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो मेटल जो है ठंडा होने पर वो जो पर्टिकुलर पार्ट है उसकी शेप ले लेगा। कंटिन्यूस कास्टिंग में मोल्टन मेटल का जो बहाव है, ऊपर से जो मोल्टन मेटल सांचे में डाला जाता है, लगातार वो ठंडा होता जाता है, और वो जो मोल्टन मेटल आ रहा है वो रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली वो ठंडा होता रहता है। और आगे वो जो चीज़ है वो बन के ठंडी होके आगे बढ़ती रहती है। इसको उदाहरण से अगर समझें तो मान लीजिए एक चॉकलेट बनाने का एक आप मोल्ड समझ लीजिए, जिसमें आपको चॉकलेट डालनी है, चॉकलेट की शेप आपको देनी है। तो जैसे चॉकलेट का घोल अगर आपने ऊपर से उसमें डाला, सांचे में डाला, और वो इमीडिएटली ठंडा होने लग जाता है। कोई ऐसा आपके साथ आपका सहायक हो कि लगातार वो जो सांचा है उसको हटाता जाए, ठंडी होने होने पर उसको हटाता जाए, और उसकी जगह दूसरा सांचा रखता जाए। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक रफली कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस है। अब इस कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस का लाभ क्या है? देखिए, एक बार मोल्टन मेटल यानी पिघला हुआ मेटल जब उसमें डाला जाता है, सांचे में डाला जाता है, तो उसको रोकने से क्या होता है, मेटल की क्षति होती है। बार बार आप रोकेंगे, कुछ मेटल इधर बिखरेगा, कुछ उधर बिखरेगा। दूसरी बात, इम्परफेक्शंस आते हैं उस चीज़ में। तो यानी जो चीज़ बना रहे हैं ना, उसमें इम्परफेक्शंस आते हैं, थोड़ी इंजीनियरिंग वाला एस्पेक्ट है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मोल्टन मेटल का जो लगातार बहाव और लगातार उसके थ्रू हम जो सॉलिड कास्टिंग, यानी ठंडा होने के बाद जो कास्टिंग प्रोड्यूस करते हैं, उसको कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब बात करते हैं फ्लो कंट्रोल सेगमेंट क्या होता है। फ्लो कंट्रोल का मतलब ये कि आपको, जैसे अगर आप वो चॉकलेट वाला एग्जाम्पल लें, तो क्या आप बिना किसी कंट्रोल के उसको अपने हाथ से पूरा का पूरा वो मर्तबान जिसमें आपने चॉकलेट पिघलाई हो, क्या वो पूरा का पूरा सांचे में डाल देते हैं? एक
फ्लो के हिसाब से जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उस चॉकलेट के मोल्ड की कैपेसिटी उसके अनुसार डालेंगे। तेज़ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे। बहुत तेज़ी से अगर डालेंगे तो वो एक तो मेटल स्प्लिट हो, वो जो चॉकलेट है वो इधर उधर बहेगी। दूसरी बात ये उसमें झाग बनते हैं और झाग बनते ही वो चॉकलेट जो है पोली हो जाती है। इस प्रकार से ही होता है। ये जो कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस में जो फ्लो कंट्रोल इक्विपमेंट होता है उसका रोल ये होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट है, सांचे में जितना मेटल आना चाहिए, जिस टाइम पर आना चाहिए, जिस क्वालिटी का आना चाहिए, वो इक्विपमेंट उस तरह के गेट्स, वाल्व्स, उसकी तरीके नोजल जो हम बनाते, जो कंपनी बनाती है, और ऐसे क्योंकि वो मोल्टन मेटल को डील करती है तो ऐसे होने चाहिए जिस वो हाई जो टेम्परेचर है उसको डील कर सकें। इस तरह के जो इक्विपमेंट होते हैं वो फ्लो कंट्रोल इक्विपमेंट जो है या फ्लो कंट्रोल सिस्टम जो है वो ये कंपनी बनाती है। ये यानी वेसुवियस इंडिया जो है वो फ्लो कंट्रोल इक्विपमेंट बनाती है और उसके साथ ही साथ ये कंट्रोल या रोबोटिक्स वाला जो सिस्टम है ना भाई, एक तो आपने इक्विपमेंट बनाया, एक नोजल बना दिया, अब नोजल को भी, नोजल किस प्रकार से कंट्रोल होगा, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं या उसके लिए जो रोबोटिक सिस्टम्स होते हैं वो भी ये डिज़ाइन करती है और प्रोड्यूस करती है। तो ये इनका मेजर सेगमेंट है और ये 55% मार्केट शेयर रखते हैं और यही इनका मेन सेगमेंट है और जिसमें ये अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे हैं। बाकी के जो नेक्स्ट 3 कॉम्पिटिटर है वो मिला के 40-42% ये फ्लो कंट्रोल इक्विपमेंट में के सेगमेंट में वो मार्केट शेयर रखते हैं। तो बड़ी जबरदस्त इनकी पकड़ है फ्लो कंट्रोल सेगमेंट के ऊपर, फ्लो कंट्रोल इक्विपमेंट के ऊपर। अब दूसरा इनका जो सेगमेंट है वो एडवांस रिफ्रैक्टरीज। अब एडवांस रिफ्रैक्टरीज का मतलब क्या होता है, पहले रिफ्रैक्टरीज समझ ले। रिफ्रैक्टरीज का मतलब ये वो चीज़ जो बहुत हाई हीट झेलने में सक्षम हो। जैसे मान लीजिए तंदूर का बड़ा कॉमन एग्जांपल है। तंदूर जब होता है तो तंदूर में जो मिट्टी होती है, जो लेप लगा हुआ होता है, उसकी ये कैपेसिटी होती है कि नीचे से जब आग जलती है तो वो पिघलता नहीं है और वो जो है वो गर्म रहता है और उसके थ्रू जो है रोटियां पकती हैं। तो इसी प्रकार से एक ऐसा मटेरियल जो हाई हीट को झेल सके वो भट्टियों के चारों तरफ लगाया जाता है, अंदर की तरफ लगाया जाता है, जिससे वो भट्टी का जो पूरा का पूरा जो बर्तन है ना वो पिघले नहीं। तो जहाँ पर मोल्टन मेटल पिघलाया जाता है या जब जहाँ पर भी हैवी जो हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर अंदर के साइड एक लेप लगाया जाता है, वो रिफ्रैक्टरी कहलाता है। तो ये जो रिफ्रैक्टरी है एडवांस तरह की रिफ्रैक्टरी, यानी हाई जो हीट झेलने वाले, हाई टेम्परेचर झेलने वाले विशेष तरह के जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है वो भी बनाते हैं ये। दूसरा जो है, जो तीसरा इनका सेगमेंट है वो है फाउंड्री सॉल्यूशंस। फाउंड्री सॉल्यूशंस के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में भी बताया था। फाउंड्री सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि कोई भी फाउंड्री होती है जहाँ पर कास्टिंग प्रोसेस होती है वहाँ पर वो उस पूरी सिस्टम को डिज़ाइन करना, उस पूरी सिस्टम में इक्विपमेंट लगा के सेटअप करके देना, ताकि जो फाउंड्री से जो प्रोडक्ट है ना जो बने, पिघलाने के बाद जो प्रोडक्ट बने, सांचे में जो प्रोडक्ट बने वो प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल भी एरर फ्री हो और बिल्कुल भी वो डिफेक्टिव नहीं हो। तो ये बेसिकली इनके 3 सेगमेंट हैं। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जब इस तरह के सेगमेंट ये रखते हैं, फ्लो कंट्रोल इक्विपमेंट वाले, एडवांस रिफ्रैक्टरी वाले और फाउंड्री सॉल्यूशन वाले, तो इनका जो लेना देना है वो आपके और हमारे जैसे ग्राहकों से नहीं है। यानी रिटेल जो इनका काम है वो नहीं है, डायरेक्ट टू कस्टमर्स नहीं है, ये B2B बिजनेस है। और यानी कि एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, दूसरी तरह के बिजनेस को ये अपना इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। और जैसे मैंने बताया मेन इनका जो सप्लाई है, जो मेन इनका यूज होता है इनके इक्विपमेंट का, वो होता है स्टील इंडस्ट्री में। दूसरी तो स्टील इंडस्ट्री इनकी एक इंडस्ट्री हुई, कंज्यूमर इंडस्ट्री। दूसरा सीमेंट में, सीमेंट इंडस्ट्री में जहाँ भट्टियों में सीमेंट प्रोड्यूस की जाती है वहाँ। तीसरा रिफाइनरीज में जहाँ पे कोरोसिव मटेरियल होता है, कोरोसिव मटेरियल के थ्रू वो जो अंदर की जो पाइपलाइन होती है उसमें जब कोरोजन वाले या जंग लगने वाले या उस चीज़ को, उस पाइप को गलाने वाले जो पदार्थ जब फ्लो करते हैं तो उनसे बचाए, उस गलन से बचाने के लिए वो जो पाइप्स होते हैं उनके अंदर के साइड से जो कोटिंग होती है वो बेसिकली ये बनाते हैं। तो ये रिफाइनरीज में इनके प्रोडक्ट यूज होते हैं। और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में तो स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट और रिफाइनरी वो इनके बेसिकली इनकी जो इंडस्ट्री है क्लाइंट इंडस्ट्रीज हैं। अब एक्सपोर्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट इनका नील है, एक्सपोर्ट नहीं करते। सारा का सारा जो इनका प्रोडक्शन है वो इनका
इंडिया में ही कंज्यूम होता है। इनके फैक्ट्रीज़ की अगर बात करें तो इनके कोलकाता, विशाखापट्टनम और मेहसाना गुजरात में इनकी 3 फैक्ट्रीज़ हैं और स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, यानी कि स्टील इंडस्ट्रीज़ के पास बेसिकली ये अपने प्रोडक्ट को, अपनी फैक्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं ताकि आराम से इनके जो माल है वो अल्टीमेट इनका जो कंज्यूमर है, जो मेटल इंडस्ट्री, वहाँ तक वो पहुँच सके। इनके जो की रॉ मटेरियल की बात करूँ, जो यानी कि कौन-कौन से रॉ मटेरियल से ये रिफ्रैक्टरी या फ्लो कंट्रोल इक्विपमेंट बनाते हैं, तो एल्यूमिना हुआ, मैग्नीशिया हुआ, ग्रेफाइट हुआ, स्पेशलिटी मिनरल्स हुए, और इनमें इन सारे मेटल्स की एक खास, ये सारे मटेरियल की एक खास बात है कि इन सब की प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है, और वॉलेटाइल प्राइस जो है इनके लिए गले की घंटी है, यानी प्रॉब्लमेटिक एरिया है इनका। अब क्यों ये प्रॉब्लमेटिक एरिया, क्यों ये इस चीज़ को, जो प्राइस राइज मान लीजिए होती है तो वो पास ऑन नहीं कर सकते, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ इस इंडस्ट्री की बात ये, जब रिफ्रैक्टरी, कोई भी रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री हो, रिफ्रैक्टरी बनाने वाली कोई कंपनी हो, वहाँ पर एक जो चीज़ है वो ये है कि हाई टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट होती है रिफ्रैक्टरी मटेरियल बनाने के लिए, और ये हाई टेम्परेचर के कारण, हाई टेम्परेचर भट्टियों के कारण इनको, वहाँ पर जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल बनाने वाली कंपनीज होती है उसमें हाई पावर कंजम्पशन होता है, यानी कि इनका जो रॉ मटेरियल है वो, एक तो है एल्यूमिनियम हुआ, मैग्नीशिया हुआ, दूसरा तीसरा ग्रेफाइट हुआ, और जो स्पेशलाइज्ड मिनरल्स हुए। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कंपोनेंट इनके जो इनपुट कॉस्ट का, वो एनर्जी कॉस्ट है। अगर एनर्जी कॉस्ट बढ़ती है तो इनके मार्जिन पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, बात करते हैं कि आखिर ये जो है रॉ मटेरियल की वॉलेटिलिटी से परेशान क्यों होते हैं। उसका कारण ये है कि ये जो इनका जो एंड कस्टमर है ना, वो जो एक मेन मेन जो कस्टमर है इनका, वो इंडस्ट्री है स्टील इंडस्ट्री। और स्टील इंडस्ट्री जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट, जो है ना, कॉस्ट के ऊपर बहुत ध्यान देती है। तो क्या होता है कि जो स्टील इंडस्ट्री वाला होता है, यानी कि जो जिसको ये माल सप्लाई करते हैं, वो इनको ये कहते हैं भाई मुझे लोएस्ट कॉस्ट पे माल दो। दूसरी चीज ये कहते हैं कि मेरे साथ आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि उनको अपनी आउटपुट की जो कॉस्ट है ना, यानी वो जो स्टील बनाए, उनकी अपनी कॉस्ट को फिक्स करना चाहते हैं। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आज की तारीख में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये पता लग जाता है भाई मेरे को इनको रिफ्रैक्टरी वालों को कितना पैसा देना है। तो इस तरीके से होता ये है कि वो ये कहते हैं कि भाई मेरे को सस्ता माल चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और अगर प्राइस वॉलेटिलिटी हुई तो वो आपको झेलनी पड़ेगी। अब बात ये है कि ये जो है, ये ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो बढ़े हुए रेट पे ही माल दूंगा। थोड़ी बार्गेन पावर तो इनकी होती है, लेकिन स्टील इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही डोमिनेटिंग बायर है, यानी कि उनकी बार्गेनिंग पावर बड़ी ज़बरदस्त है। बहुत ही जल्दी वो अपने सप्लायर को शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको कॉस्ट रिडक्शन चाहिए। ठीक है, अपनी कॉस्ट को वो जबरदस्त कंट्रोल करना चाहते हैं, नहीं तो स्टील इंडस्ट्री, स्टील जो मैन्युफैक्चरर है वो तुरंत जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल हो जाता है, अनप्रॉफिटेबल हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि ये जो है वेसुवेस इंडिया, इनकी बार्गेनिंग पावर, यानी अपने जो मटेरियल की जो प्राइस है वो पास ऑन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए ये जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस और एनर्जी की प्राइसेस के कारण और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण ये जो है हमेशा बड़ी परेशानी में रहते हैं। हालांकि अब हो ये रहा है कि स्टील इंडस्ट्री जो है वो नए नए तरीके के हाई ग्रेड स्टील, वैल्यू एडेड स्टील बना रही है, और वहाँ पर वैल्यू एडेड स्टील जब कंडीशन आती है तो इनको, जो स्टील इंडस्ट्री है, तो उसको बेस्ट इक्विपमेंट चाहिए जो खराब नहीं होते, जिसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। यानी कि जो इक्विपमेंट, किसी रिफ्रैक्टरी वाला इक्विपमेंट वो स्टील इंडस्ट्री को किसी कंपनी ने सप्लाई किया, तो मान लीजिए उन्होंने लोअर कॉस्ट वाला ले लिया, स्टील इंडस्ट्री ने किसी स्टील वाली कंपनी ने लोअर कॉस्ट वाला ले लिया। अब वो हुआ ये कि उससे जो प्रोडक्शन आ रहा है वो खराब आ रहा है, या वो बार बार उसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। तो जो प्रोडक्टिविटी का लॉस हो रहा है स्टील इंडस्ट्री को, और जो बार बार मेंटेनेंस उसको करानी पड़ती है, इसके कारण जो है एक लिमिटेड सेंस में, चूंकि ये मार्केट लीडर है वेसुविस इंडिया, इसलिए लिमिटेड सेंस में इनकी बार्गेनिंग पावर भी है। लेकिन फिर भी अगर नेट नेट पूछा जाए तो
वेसुवियस इंडिया या रिफ्रैक्टरी बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं, उनकी स्टील इंडस्ट्री के सामने, स्टील बनाने वाली कंपनीज के सामने बार्गेनिंग पावर बहुत कम होती है। ये एस्पेक्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा जब आप इस तरह की किसी कंपनी को स्टडी कर रहे हों तब। हालांकि जैसे मैंने बताया कि इनका जो मार्केट शेयर है फ्लो कंट्रोल इक्विपमेंट में, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है फ्लो कंट्रोल इक्विपमेंट के सेगमेंट में, और ये मार्केट लीडर है। 55% इनका मार्केट शेयर है। फिर जो स्ट्रेंथ की अगर इस कंपनी की बात करूं तो देखिए, मार्केट लीडर हैं ये फ्लो कंट्रोल इक्विपमेंट में। दूसरी बात ये 1991 में स्थापित हुई, तो लगभग 35-36 साल इनको इंडस्ट्री में काम करते हुए हो गए, और बड़ा ज़बरदस्त इनका बैकिंग वाला वेसुवियस ग्रुप है यूके का, जिसका 2/3 कंटिन्यूस फ्लो कास्टिंग सिरेमिक्स, कंटिन्यूस फ्लो कास्टिंग के सिरेमिक्स में या रिफ्रैक्टरी मटेरियल में इनका जो है 2/3 वर्ल्ड में मार्केट शेयर है, और वो कंपनी इनके प्रमोटर कंपनी है। तीसरी बात ये है कि भारत में लगातार स्टील की कैपेसिटी का एक्सपेंशन हो रहा है। चौथी चीज़ ये है कि नए नए जो स्टील के टाइप्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया हाई वैल्यू वाले और हाई ग्रेड स्टील वाले, यानी वैल्यू एडेड स्टील और हाई ग्रेड स्टील जो है, इस तरह के जब प्रोडक्ट आते हैं तो इनके जो डिमांड है, इन किसके कंपनी की, इस कंपनी के प्रोडक्ट की जो डिमांड है, स्पेशली फ्लो कंट्रोल इक्विपमेंट की जो डिमांड है वो बढ़ती है। अब इस कंपनी की वीकनेस की बात करूं तो वीकनेस आपको शायद क्लियर हो गई होगी कि इनकी जो डिपेंडेंस है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है ये स्टील इंडस्ट्री के ऊपर, और स्टील इंडस्ट्री इनहेरेंटली साइक्लिक होती है, बूम एंड बस्ट आते हैं, और रॉ मटेरियल प्राइस की फ्लक्चुएशन और एनर्जी की जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तीसरी बात ये, इस तरह की कंपनीज की बार्गेनिंग पावर नहीं है। डोमिनेटिंग जो इसमें प्लेयर है बायर और सेलर में, यानी वेसुवियस और स्टील कंपनीज की बात अगर करें तो स्टील कंपनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से डोमिनेट करती है प्राइसिंग नेगोशिएशन में, और इनके ऊपर हमेशा प्राइसिंग प्रेशर रहता है, प्राइस रिडक्शन का प्रेशर रहता है। हालांकि ये बात भी सही है, इनके क्वालिटी प्रोडक्ट होने के कारण एक लिमिटेड सेंस में हाई ग्रेड वाली जो स्टील बनाने वाला जो कंपनी होती है वो इनके प्रोडक्ट लेता ही लेता है। फिर जो एनर्जी कॉस्ट है वो इनका नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लमेटिक एरिया है। तो एनर्जी की रेट जब बढ़ती है तो इनके जो मार्जिन हैं वो अफेक्टेड होते हैं। मार्केट कैप की बात करूं तो 9600 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओई 15% है। डेट टू इक्विटी की बात करें, नील डेट टू इक्विटी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इनकी डेट टू इक्विटी है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो पी है वो 37 का है। 3 साल की सेल 16% बढ़ी है साल दर साल, और जो 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 26% बढ़ा है साल दर साल। अगर प्रमोटर की बात करें तो 56% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, काफ़ी लंबे समय से प्रमोटर के पास 56% होल्डिंग है। एफआईआई के पास 5% है, थोड़ी सी बढ़ी है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, और डीआईआई के पास 22% है, ये भी थोड़ी सी बढ़ी है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और जो पब्लिक है उसके पास 18% है। अब प्रमोटर ने बेचा नहीं, और जो एफआईआई और डीआईआई का थोड़ा थोड़ा अगर स्टेक इंक्रीज हुआ है तो ऑफकोर्स वो गया होगा पब्लिक से, तो पब्लिक का जो शेयर है वो थोड़ा सा कम हुआ है। अगर वीडियो को समराइज करूं तो देखिए, कह सकते हैं कंपनी अच्छी है, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन कंप्लीटली भाग्य जो है ना इनका वो स्टील इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये कि इनकी कोई बार्गेनिंग पावर है नहीं, एक सर्टेन एक्सटेंट के अलावा इनकी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। और ये हालांकि मार्केट लीडर हैं अपने एक फ्लो कंट्रोल इक्विपमेंट वाले सेगमेंट में, लेकिन फिर भी जो है आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपकी बार्गेनिंग पावर नहीं है तो कब तक आप अपने रॉ मटेरियल के प्राइसेस को या एनर्जी प्राइसेस को सस्टेन कर, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस लगातार इनकी गिरती रहें तो ठीक है, या एनर्जी के प्राइसेस लगातार नीचे गिरें तो इनके लिए कुछ बेनिफिशियल बात हो सकती है। लेकिन अदरवाइज जो है ये थोड़ी सी डाइसी कंपनी मुझे नज़र आती है, क्योंकि हर तरीके से ये चारों तरफ से बंधे हुए हैं। बाकी हमेशा की तरह मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया, मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। आप हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही काम करें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।